चलो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडेज टॉपिक विच इज नोन एज मेंटेनेंस ऑफ बॉडी इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर। अंदर हो जाओ, तुम उसको बैठ जाने दो। So what do you mean by maintenance of body posture? सिंपल शब्दों में कोई भी एक जना कुछ भी जो भी आपको समझ आता है इस वर्ड से, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर कुछ भी यार, मैं कोई तुम्हारा एग्जाम नहीं ले रहा हूं। ठीक है, वट एवर ही थिंक्स इज इट्स गुड, एटलीस्ट ही ट्राइड। बेटा तुमने क्या वो शब्दों का खेल खेलते हो ना तुम, तो यहां भी खेल गए तुम। लिखना पसंद है ना तुम्हें, तो इतना भी मत करो यार, खेलो मत इतना। अर्थ पूछ रहा हूं मैं, ये नहीं पूछ रहा तुम मुझे वही चीज को घुमा के बता दो है? कुछ अपने शब्दों में बताओ, हिंदी में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में बोलना जरूरी नहीं है। एनीबडी एनीथिंग यार, कोई ऐसा वो तो खड़े भी होने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे बोल सकते हो। वेरी गुड, वेरी टेक्निकल आंसर। एनीबडी एल्स? यस, तुम बताओ बेटा, बैठे बैठे ही बताओ। हाँ, इस ये जो टॉपिक लिखा है इसका मतलब तुम्हें क्या समझ आता है? क्या मतलब, क्या पढ़े लिखे नहीं हो तुम? यू नेवर हर्ड बर्ड पोस्चर? हाँ, अरे तो पोस्चर का मतलब क्या होता है वही तो पूछ रहा हूँ, वो तो वर्ड प्ले करो ना, कौन मना कर रहा है? अरे पोस्चर नहीं यूज करना है क्योंकि उसका मतलब बताना है। तो यही तो सुनना है। हाँ बोलो, जिस हिसाब से आप बैठते हो, उठते हो, खड़े रहते हो, इन सारी चीजों के अंदर आपका, अरे मन क्या हुआ यार, टीज कर रहा है तेरे को? उसके कान में क्यों फुसफुस कर? मेरे को पता ना क्या बोलना है। चलो थोड़ा आगे होके बैठो तुम। एनीबडी एल्स? कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? चलो ठीक है, सिंपल मीनिंग है कि आप बैठते हो, उठते हो, या फिर आप खड़े रहते हो, चलते हो, कोई भी मूवमेंट करते हो, उस टाइम में आपकी बॉडी की कोई पोजीशन होती है, उस पोजीशन को आप किस तरह से मेंटेन कर पाते हो, दैट इज नोन एज मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। पर्टिकुलर पोजीशन में बॉडी को मेंटेन करना, दैट इज नोन एज पोस्चर। और पोस्चर खराब होगा तो क्या होगा? गिर जाएंगे। बैलेंस अगर नहीं बन रहा है, इक्विलिब्रियम नहीं रहा, तो पोस्चर मेंटेन नहीं होगा, और पोस्चर मेंटेन नहीं होगा तो वी कैन फॉल। ठीक है, इन्होंने एक बड़ा टेक्निकल आंसर दिया था, प्रोप्रियोसेप्शन। व्हाट इज प्रोप्रियोसेप्शन? पीछे से भाई बताओ कुछ, क्या तुम्हारे भी व्यूज दो। यू आर ऑल्सो सर, बहुत कम मतलब कूलिंग हो रही है यहाँ पे, बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाँफ रहे हैं। या तो फिर वो ठंडा पानी वानी भी रखा करो साथ में कुछ। पीछे वाली बेंच, व्हाट इज प्रोप्रियोसेप्शन आपके हिसाब से? अरे नहीं, खड़े होके गर्दन नहीं झुकानी है बेटा, आपको क्या लगता है वो बोलना है। आप बैठे बैठे बोल सकते हो, जो भी आपको लगता है, तीनों चारों एक साथ भी बोल सकते हो। व्हाट इज प्रोप्रियोसेप्शन? आपने पढ़ा तो है ही प्रोप्रियोसेप्शन, आपने इसका एग्जामिनेशन भी कर लिया है। इन सीएनएस यू हैव ऑलरेडी डन, सेंसरी सिस्टम के अंदर आपने प्रोप्रियोसेप्शन का एग्जामिनेशन किया है। सो व्हाट इज प्रोप्रियोसेप्शन? इधर से गर्ल्स में कोई भी बोल दो, ऐसे कुछ नहीं है कि किसी को बोलना है पर्टिकुलर, कोई लोड नहीं लेना किसी को। पर आपने एग्जामिनेशन किया है ना, तो उसमें क्या किया था आपने? क्या किया था आपने?
प्रोप्रियोसेप्शन के लिए रिलेटेड कोई एग्जाम के ऊपर किसी ने श्राप दे रखा है क्या? ये बच्चे श्राप देते हैं क्या इसको? मेरे को लगता है ये कोसते हैं इसको, ये रूम में बैठ के, तो कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है फिर। भाई कम कोसा करो, तुमको ही बैठना है यहाँ पे, तो बिना ऐसे गर्मी में बैठना अच्छा लगता है क्या? यस, एनीबडी फ्रॉम द बैक बेंच, व्हाट इज प्रोप्रियोसेप्शन? क्या आपने इसके टेस्ट किए वो बता दो। पेन, टच, प्रेशर, ओके, टेम्परेचर। बेटा इसके साथ में ही प्रोप्रियोसेप्शन आता है विच इज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस सेंसेशन। सेंस ऑफ, लास्ट वर्ड नहीं समझ आ रहा, सेंस ऑफ सेल्फ मूवमेंट, वेरी गुड। एनीथिंग, इसको और थोड़ा डिफाइन करो, सेल्फ मूवमेंट के अलावा क्या हो सकता है? हाँ हाँ, रोम्बक साइन तो उसका एक टेस्ट है एक्चुअली प्रोप्रियोसेप्शन का, सही है, रोम्बक साइन होता है उसके अंदर। सो आप पीछे कुछ बोल रहे थे? यस, अवेयरनेस ऑफ बॉडी स्पेस और सेंस ऑफ पोजीशन ऑफ जॉइंट्स, बेसिकली सेंस ऑफ पोजीशन ऑफ जॉइंट्स इन द सराउंडिंग, कि आपको, आप अपने हाथ ऊपर करो, कोई भी एक हाथ ऊपर कर दो सब लोग। अभी आप बिना देखे बिना भी आपको पता चलता है ना, आंख बंद कर लो अब दूसरे हाथ को टच करो, इस हाथ से, इसी हाथ से दूसरे हाथ को टच करो, तो अपने आप कर पा रहे हो ना? आप कर पा रहे हो बिना किसी उसके, तो दैट इज, आपको पता है कि आपका हाथ अभी हवा के अंदर किस पोजीशन में है, सराउंडिंग्स में किस पोजीशन पे है, ताकि आप दूसरा हाथ उसके पास ले जा सकते हो इवन योर आईज आर क्लोज्ड। सो दैट इज अ सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन। अपन क्या करते हैं इसके लिए? फिंगर नोज टेस्ट करते हैं, फिंगर टेस्ट करते हैं, तो दीज आर द सेंसरी एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग। सो प्रोप्रियोसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रोप्रियोसेप्शन क्या करेगा, आपके ब्रेन को सिग्नल देगा कि अभी आपका पर्टिकुलर जॉइंट जो है उसका क्या पोजीशन है। अब उस जॉइंट के पोजीशन के कारण से आपकी बॉडी को कुछ मसल के कॉन्ट्रैक्शन कराने पड़ेंगे या फिर कुछ मसल्स को एक्सटेंड कराना पड़ेगा, रिलैक्स कराना पड़ेगा, तो बॉडी का पोस्चर सेम रहेगा, नहीं तो आप टॉपल हो जाओगे, गिर जाओगे। तो दिस प्रोप्रियोसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। सो सबकॉन्शियस मतलब आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, कॉन्शियसली आपको ये कैलकुलेट नहीं करना है कि कितने इंच मुझे अपने घुमाना है, हाथ को कितना इंच ऊपर लेके जाना है तो ये होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। इट इज सबकॉन्शियसली हैपनिंग। एडजस्टमेंट ऑफ टोन इन डिफरेंट मसल सो एज मेंटेन द बैलेंस ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कॉज्ड बाय ग्रेविटी और एक्सेलरेशन। So proper definition physiologically, what is posture or maintenance of the posture? Mainly maintained by the flexors of the upper extremities and extensors of the lower extremities. So that's why these are all called as anti-gravity muscles. Adjustment of tone in these muscles maintain the erect and dynamic posture. तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया टॉपिक का। नाउ इफ यू कैन सी दैट दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो रेड एरो दिख रहा है बीच में, एक कोई आदमी चल रहा है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ बन रहा है, जहां पे उसका मैक्सिमम मास, आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो पढ़ा है ऑब्वियसली, तो मैक्सिमम मास उसका कहाँ पे सेंटर हो रहा है, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एंड विथ मूवमेंट दिस और चेंजिंग इन द पोजिशन ऑफ द बॉडी, दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल शिफ्ट अकॉर्डिंगली, जैसे कि नीचे अपन ने दिखाया 3 साइड में जो एग्जांपल है उनके हिसाब से।
सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे शिफ्ट होता है तो बॉडी विल मेक एडजस्टमेंट इन द मसल्स बाय फ्लेक्सिंग और एक्सटेंडिंग और रिलैक्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द मिडल। अब इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मली सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके सेंटर में रहती है, मिडल में ऑफ द बॉडी, बट एज सम डिफेक्ट इज देयर, इसमें क्या है, टेंडरबर्ग साइन में क्या होता है, बेसिकली ग्लूटियस मैक्सिमस जो मसल होती है हमारी, वो हिप को मेंटेन नहीं कर पाती पोजीशन। यस, सो व्हेनेवर यू वॉक, तो एक साइड का हिप ऊपर जाता है, एक साइड का हिप नीचे आता है। टेंडरबर्ग साइन में दोनों डाउन हो जाएंगे, मेंटेन नहीं कर पाएगी बॉडी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल शिफ्ट टू द डिफरेंट साइड एंड योर पोस्चर विल चेंज। अब आपका पोस्चर आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके हिसाब से शिफ्ट हो जाएगा, एंड इसके कारण से आपका जो गेट है, दिस इज टेंडरबर्ग साइन इज गेट, गेट रिलेटेड, तो आपका गेट चेंज हो जाएगा। अब गेट में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अकॉर्डिंग टू योर मसल्स अवेलेबल जो एडजस्टमेंट कर सकते हैं पोस्चर का, आपका गेट चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चलते हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम के कारण, जैसे पार्किंसोनिज्म का गेट आपको शफलिंग गेट होता है। आप डेमोस्ट्रेट कर सकते हो? आओ, कम यहाँ पे हाउ पार्किंसोनिज्म पेशेंट विल वॉक। तुम्हारा पार्किंसोनिज्म हुआ थोड़ी होगा अभी, ओके? कहाँ पे हुआ है? चल के बताया था सबने? किसने लिया था? ओह ग्रेट। हाँ, इसमें क्या चीज दिखा, ऐसे जल्दी आराम से बताओ कि तुम क्या दिखाना चाह रही हो। ठीक है, तो तुम्हारा पोस्चर किस तरह से चेंज हो रहा है? यहाँ पे तुमने जैसे पोस्चर लो तुम, हाँ, तो इसमें क्या क्या चीजें तुम कर रहे हो? फ्लैक्स हो गई, एक्सटेंडेड रहती है? अच्छा, और तुम बैठो कोई बात नहीं, बताओ। तो जैसे आपने सबने देखा ही, और आपको पहले भी आपको अटेंड किया हुआ, तो आपको पता ही है कि पार्किंसोनिज्म के पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो हमेशा डरता रहता है कि उसको गिर जाएगा। वो उसकी क्या प्रॉब्लम होती है कि उसको डर लगता है कि वो गिर जाएगा, तो वो हमारी तरह फ्रीली वॉक नहीं कर सकता ऐसे बिल्कुल बड़े बड़े स्टेप्स लेके या इस तरह से। तो दे ट्राई टू मेंटेन देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जितना सिक्योरली उसको मेंटेन कर सके, और पूरे बॉडी के पार्ट्स को पास में लेके आते, होल्ड करने की कोशिश करते हैं। एंड जो स्टेप्स होते हैं वो बेबी स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल, ठीक है? तो दैट काइंड ऑफ थिंग। ना कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स, कोई भी वॉलेंट्री मूवमेंट, जैसे आपने हाथ खड़ा किया ऊपर, तो आइडिया, जैसे मैंने आपको आइडिया दिया कि आप हाथ खड़ा करो, तो आपके दिमाग में आया ये करना है, तो योर कॉर्टिकल सिस्टम एसोसिएशन एरिया है, उसने आगे सिग्नल्स भेजे टू द प्री मोटर कॉर्टेक्स एरिया, प्री मोटर कॉर्टेक्स एरिया ने रिलेवेंट मसल्स को सिग्नल भेजे, एंड द मूवमेंट हैपेंड। एंड इन बिटवीन दैट देयर आर सम पार्ट्स लाइक बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम, जो कि इसका मूवमेंट का असेसमेंट करते हैं और उसको करेक्शन करते हैं। तो उनके साथ में जो चलता है वो बायलेटरल फीडबैक चलता है, बायलेटरल चलता है कि भाई ये मोशन थोड़ा गलत हुआ है, इसमें ये गलती है, इसको करेक्ट करो, इतना करेक्ट करना है, इतना ये करना है। तो वो कंटिन्यूअसली असेसमेंट होता रहता है थ्रू दीज टू पार्ट्स, एंड देन इट विल बी फॉरवर्डेड टू प्री मोटर कॉर्टेक्स, एंड देन इट विल बी वेल बैलेंस। तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक बार कोई चीज करते हैं, इसीलिए हम कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर हमें बहुत प्रिसीजन चाहिए, तो हम उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारे ब्रेन के अंदर वो सिग्नल्स जो हैं, जो पाथवे है, वो स्ट्रांग हो, ताकि हम जब उसको फाइनली परफॉर्म करें तो हमें एक्यूरेट मूवमेंट मिले। नाउ द सेम थिंग इज अगेन रिपीटेड। अब यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश करिए, लेवल ऑफ कॉर्टेक्स, लेवल ऑफ मोटर कंट्रोल कितना होता है किस किस
लेवल पे कंट्रोल रहता है. सो फर्स्ट इज हाईएस्ट लेवल विच इज नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स. सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बाद मिडिल लेवल विच इज नोन एज सब कॉर्टिकल सेंटर, जहां पे आपका सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स आ जाता है. एंड साथ साथ में दे विल हैव सेरिबेलम, सब कॉर्टिकल ब्रेन स्टेम एंड बेसल गैंग्लिया, ये सारे आ जाएंगे. देन लोएस्ट पार्ट में आएगा स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड से जहां से आपका ग्रे मैटर एंड अदर थिंग्स एंड इट विल बी सेंड टू द मसल्स. मसल फाइबर्स के पास में जाएगा सिग्नल एंड इट विल एग्जीक्यूट द मूवमेंट. अब यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं फिर, जो आपको सर ने पढ़ा है मसल स्पिंडल्स, जिसके अंदर बैक फाइबर्स होते हैं, चेन फाइबर्स होते हैं. देन देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ नर्व एंडिंग्स, 1A, 2A, गामा न्यूरॉन्स होते हैं. तो ये सारी चीजें यहाँ से रिसेप्टर जो होते हैं ये रिसीव करके इसी चीज को वापस भेजते हैं थ्रू द सेंसरी सिस्टम. एंड दिस इज अगेन इवेल्युएटेड एंड करेक्टेड बाय द अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. तो कंटिन्यूस फीडबैक सिस्टम चलता रहता है, उसके कारण से ये चीजें मेंटेन होती है और जो मूवमेंट होता है वो और ज्यादा रिफाइंड होता है. सो वी कैन डू द प्रिसाइज मूवमेंट्स. दिस इज द डिसेंडिंग ट्रैक्ट, इसमें नहीं जाएंगे, ये सब आपने पढ़ रखा है. नाउ मैकेनिक्स. अब जो मोटे मोटे जो मैकेनिज्म है ऑफ पोस्चर, अगर पोस्चर का आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आप किस तरह से लिखोगे उसको. तो अपन ने अभी तक क्या देखा, सबसे पहले डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोस्चर, आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया. देन यू कैन ड्रॉ दैट चार्ट कि कॉर्टिकल एरिया, सब कॉर्टिकल एरिया, देन स्पाइनल एरिया और द लोअर एरिया, और फिर मसल. यहाँ पे ये सब चीजें कोऑर्डिनेशन साइड में बेसल गैंग्लिया, ये सब आप बता सकते हो. देन यू हैव टू द मेन पॉइंट. ये तो सब क्या हो गया, इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया. नाउ द मेन पॉइंट इज मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर. जो क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई क्या जो बात है वो तो एक वो भूमिका बांधने वाली बात होती है ना, वैसा हो रहता है. बट द मेन मैकेनिज्म्स विच आर इन्वॉल्व इन द पोस्चर आर मसल टोन एंड द पोस्चरल रिफ्लेक्सेस. दीज टू आर द मेन पार्ट्स और मेन इंग्रेडिएंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चर. अब आपको ये तो सिंपल एक टिप बिल्कुल है, इसके आगे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, पर अगर आप उसको थोड़ा ढंग से समझो तो यू कैन रिमेंबर इट. बाय ऑल्ट्रेशन इन टोन ऑफ डिफरेंट मसल्स, जैसे अपन ने अभी बात करी, किसी का कॉन्ट्रैक्ट, किसी का फ्लेक्शन, किसी का एक्सटेंशन. तो अपर बॉडी मेनली फ्लेक्शन करा के मेंटेन करती है, लोअर बॉडी मेनली एक्सटेंशन करा के मेंटेन करती है पोस्चर को. तो यू कैन रिमेंबर एंड यू कैन राइट मसल टोन में क्या होता है. तो मसल के टोन के अंदर बेसिकली अब आता है मसल फाइबर, जो आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी. ठीक है. इफ यू हैव it in a big question like 20 marks or 15 marks, then you can also mention muscle spindle, कि मसल स्पिंडल में क्या क्या चीजें हैं जो टोन को मेंटेन करती हैं, क्योंकि दैट इज इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट पार्ट ओनली. देन पोस्चरल रिफ्लेक्सेस, दीज आर द रिफ्लेक्सेस. जैसे अपने बाकी रिफ्लेक्सेस हैं, आपने एक्सटेंसर रिफ्लेक्स पढ़ा होगा, आपने फ्लेक्सर रिफ्लेक्स पढ़ा होगा, जिसमें प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होते हैं बेसिक. जैसे आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया ना, आपका हाथ मुड़ जाता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, फ्लेक्स हो जाता है. तो उसी तरह से पोस्चर के भी रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि स्पाइनल लेवल पे मेंटेन होते हैं. रिफ्लेक्सेस आर मोस्टली मेंटेन्ड एट द स्पाइनल लेवल बिकॉज इट शुड बी हैपनिंग वेरी फास्ट. तो हम उसको कॉर्टेक्स तक नहीं भेज सकते. तो हायर सेंटर्स कंट्रोल मसल टोन थ्रू these reflexes. Now this postural reflexes will control the muscle tone. So these both are interrelated to each other. अब आपने जब ये फाइबर पढ़ा, मसल स्पिंडल पढ़ा, तो उसमें आपने पढ़ा स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस. जैसे ही मसल स्ट्रेच होती है तो उसके जो एंडिंग्स होते हैं, जहां पे टेंडन्स होते हैं, जो एंडिंग्स होते हैं, वहां पे सेंसरी ऑर्गन है. तो वो लेंथ को, so there are two type of fibers, there are two type of receptions. One is static, another is dynamic.
स्टैटिक आपका रुकी हुई मसल लेंथ को, जब आप स्टेबली बैठे हुए हैं, आप किसी कंडीशन में हैं, एक ही पोजीशन में है, तो वो स्टैटिक चीज को रेगुलेट करता है, स्टैटिक की पोजीशन को पता करता है, लेंथ कितनी है, स्ट्रेच कितना हो रहा है उस टाइम पे मसल का। एंड द अनदर वन विच इज डायनामिक्स, विच विल कम टू नो व्हेन यू आर डूइंग द मूवमेंट। जल्दी जल्दी पोस्चर चेंज हो रहा है एक पोस्चर से दूसरे पोस्चर में, तो उस वक्त वो ज्यादा एक्टिवेटेड रहेंगे। तो दो तरह के फाइबर्स हैं, सेंसरी फाइबर्स, वन इज डायनामिक एंड अनदर इज स्टैटिक। सो स्ट्रेच रिफ्लेक्स प्ले मेन रोल इन मेंटेनेंस ऑफ द मसल टोन, क्योंकि स्ट्रेच से ही हमें पता चलेगा मूवमेंट किस साइड हुआ, और फिर वो सिग्नल जाएंगे, फिर मसल। स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज स्पाइनल रिफ्लेक्स, बट सुप्रा स्पाइनल कंट्रोल मॉडिफाइज द रिफ्लेक्स इन इंटैक्ट एनिमल। इंटैक्ट एनिमल मतलब जिसका कॉर्टिकल ब्रेन जो है हमने अभी कट नहीं किया है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं बहुत बार, तो हम कॉर्टिकल ब्रेन को कट कर देते हैं ताकि उसको हम एक्सपेरिमेंट कर सकें ऑन द स्पाइनल लेवल, क्या रिफ्लेक्सेस मिल रहे हैं। बट इंटैक्ट रखा है, मतलब वो कट नहीं किया है, ऊपर का कंट्रोल अभी। सेंटर फॉर द मसल टोन लाइज इन द anterior motor neuron, which is known as alpha motor neuron, and alpha motor neuron activity basically changed by the gamma motor neuron, which continuously affect alpha motor neuron activity via sensing the stretches in the muscle spindle। जो मसल टोन को रेगुलेट करने वाली बात होती है, तो वहां पे ये गामा मोटर न्यूरॉन कॉन्स्टेंटली डिस्चार्ज होता रहता है। So these alpha motor neuron are stimulated through constant gamma motor neuron discharges. Activity of these two neurons are modified by descending tract fibers. So again, to just revise, what was the muscle spindle? क्योंकि बहुत से लोग होंगे यहाँ पे जिनको नहीं याद है what is muscle spindle, what are the all these things, alpha motor neuron, gamma motor neuron. तो you can go again through it, like ये है muscle back fibers, इसके नीचे होते हैं, वो होते हैं muscle chain fibers। ये है इंट्राफ्यूजल। कोई भी मसल होती है, एनी प्रॉब्लम, क्या हुआ इनको, नहीं मजा आ रहा? यस बेटा, आपका नाम बताइए, खड़ा होइए आप। हाँ शाहीन, क्या हुआ शाहीन? यू वांट टू लीव? मोबाइल भी चल रहा है साथ में? नहीं पढ़ने का मैंने, जाओ उसको रोल नंबर बता दो, पास वाली को पता ही होगा तुम्हारा रोल नंबर। यू कैन लीव द क्लास प्लीज। नो 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 प्लीज लीव, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अटेंडेंस लगा दूं, दिखा भी दूंगा उसको, क्रॉस चेक करा दूंगा। यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम। अरे क्या इसमें सॉरी, क्या तुम्हारा मन नहीं है तो यू कैन लीव। और भी कोई है जिनको जाना है? शुभम, यू वांट टू गो? एनीबॉडी ऑफ यू? तो टीचर बोलता है तो तुम्हारी फट से जाती है, मन में से तो होता है तुम्हारे कि हाँ मतलब भागे अभी। तो टीचर बोलता है तो तुम ऑप्शन दे रहे तो लेते नहीं हो यार। भाई मैं चाहता हूँ मेरी क्लास को जितने को मैं पढ़ाऊँ अच्छे से पढ़ाऊँ, मुझे जरूरत नहीं है किसी जो नहीं पढ़ना चाहते प्लीज लीव, बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। इफ यू डिस्टर्ब और आपका ध्यान नहीं है तो घंटा नहीं समझ आने वाला। इफ यू डोंट वांट प्लीज लीव। फ्री विलिंग है, अपने पास वाले को अपना रोल नंबर लिखा के जाओ, खाना वाना खाओ, आराम से सो जाओ जाके। अफेक्टर, अब यहाँ पे दो तरह, अब आप जब भी कोई मसल की अपन बात करते बैठ जाओ तो, और जाना तो चुपचाप निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं। और जिसको भी जाना है वो निकल जाए चुपचाप, मैं बोलने वाला भी नहीं हूं, मैं अपना पढ़ा रहा हूं आराम से। सो दीज आर इंट्राफ्यूजल फाइबर्स बेसिकली। देर आर टू टाइप ऑफ फाइबर्स इन अ मसल, वन इज एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर, अनदर एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर। मान लो कि ऐसे ऐसे फाइबर है, ये फाइबर है इस तरह का, तो ये एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर है ना। अब इसके अंदर ये एक और छोटा फाइबर है इस तरह से, दिस इज इंट्राफ्यूजल फाइबर।
This is intrafusal fiber, which is sensory organ for the muscles. Extrafusal fibers are contractile part of the muscle, जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प करते हैं. जो एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं, और जो सेंसेशन ले रहे हैं वो हैं आपके एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स, सॉरी इंट्राफ्यूजल फाइबर्स. तो अभी हमें यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, दो तरह के सेल्स और दो तरह के पाथवेज दिख रहे हैं. वन इज इफरेंट विच इज मोटर फाइबर्स, वन इज एफरेंट. एफरेंट मतलब सेंसरी, जो सेंसेशन ले जाएंगे. तो सेंसरी वाले कहाँ जाके एंड हो रहे हैं, बैक एंडिंग पे एंड चेन एंडिंग पे. तो ये बेसिकली न्यूक्लियस है, जो सेंसरी न्यूक्लियस है वो किस तरह से अरेंज्ड है उसके ऊपर इसका नाम दे दिया है. तो बैक एंडिंग मतलब यहाँ पे एक साथ एक थोड़ा सा क्लस्टर है जो कि एक साथ अरेंज्ड है, तो उनको बैक फाइबर्स बोला है. और जो एक दूसरे के आगे पीछे पीछे एक सीक्वेंस में अटैच है उनको चेन फाइबर्स बोला है. ठीक है. अब उनके ऊपर फाइबर्स कौन से आके लगते हैं, 1A and 2 सेकेंडरी. ठीक है. नाउ दिस यू कैन सी दिस इज एक्स्ट्राफ्यूजल, पूरा का पूरा एक्स्ट्राफ्यूजल है, और ये जो है इंट्राफ्यूजल फाइबर्स है. यहाँ पे आपको मार्किंग भी मिल जाएगी, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स. ठीक है. एंड यहाँ पे एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स. Then this is secondary, this is primary. Primary is also called as 1A, which is going to end at chain or nuclear bending. But जो second A है वो फ्लावर स्प्रे की तरह साइड में एंड होता है टू द एंड ऑफ द इंट्राफ्यूजल फाइबर का जो एंड होता है उसके ऊपर ऑन द चेन न्यूक्लियर फाइबर्स. देन एफरेंट्स जो आते हैं इफरेंट्स जो आते हैं बेसिकली दीज आर गामा फाइबर्स. गामा के अंदर भी दो तरह के फाइबर्स हैं. अपन ने बात करी थी अभी कि गामा विल डिफाइन टू टाइप्स बिकॉज इट इज डायनामिक. दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, दो तरह के पोस्चर मेंटेन करने होते हैं, बेसिकली स्टैटिक एंड डायनामिक. एक आप मूवमेंट कर रहे हो डायनामिक हो, और अगर आप रुके हुए हो तो दैट इज स्टैटिक. तो उसके अलग अलग फाइबर हैं, गामा स्टैटिक एंड गामा डायनामिक. दीज आर कमिंग एंड ट्रिल एंड पे एंड प्लेट एंडिंग पे दो तरह से इनकी एंडिंग होती है अलग अलग जगह के ऊपर. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बिकॉज इसी का रेफरेंस बार बार यूज होगा, फिर वो चीज समझ नहीं आएगी. दिख रहा है आपको डायग्राम? दिखा. हायर कंट्रोल ऑफ स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस. नाउ अभी तक हम बात कर रहे थे स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे थे. स्पाइनल कॉर्ड पे इनका मेंटेनेंस होता है. नाउ इसका हायर कंट्रोल किस तरह से हो रहा है, तो ऊपर से यहां पे आप देखोगे कनेक्टेड टू हायर सेंटर से ए बी और सी आ रहे हैं नीचे. तो एक तो सी आ रहा है जो कि गामा न्यूरॉन एंडिंग के साथ में जा रहा है, उसके थ्रू कर रहा है. अभी आपने देखा ना इफरेंट आएगा मोटर. देन बी वाला आ रहा है वो डायरेक्टली आपको स्टिमुलेट कर रहा है एंड इट इज गिविंग चेंजिंग अल्फा मोटर न्यूरॉन पे डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है. देन ए जो है वो इंटर न्यूरॉन के थ्रू एक्ट कर रहा है ऑन द अल्फा मोटर न्यूरॉन. तो अल्फा मोटर न्यूरॉन तो अपना वो सेंटर है जहां से अपना रिफ्लेक्स जो है जनरेट होगा, जो मूवमेंट कराना है मसल के अंदर वो जनरेट होगा. पर उसके ऊपर कंट्रोल हो सकता है हायर सेंटर का. ये सारा चीज जो रिफ्लेक्स वाली चीज है वो स्पाइनल लेवल पे होती है. तो स्पाइनल का ही एक न्यूरॉन है दैट इज नोन एज अल्फा मोटर न्यूरॉन. बट इसके ऊपर हायर सेंटर से भी कंट्रोल रहता है. तो वो तीन तरह से रह सकता है, वो दिखाने की इस डायग्राम में कोशिश करी गई है. एक थ्रू द गामा मोटर न्यूरॉन, एक डायरेक्टली, और एक थ्रू द इंटर न्यूरॉन. तो ये जो गामा मोटर न्यूरॉन वाला है यहां से एक्ट करेगा. देन दिस 1 अल्फा विल गो बैक टू द अल्फा मोटर न्यूरॉन. नाउ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिबेलम है, बेसल गैंग्लिया है एंड वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, और दूसरी साइड में सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिबेलम. अब दोनों के अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक्स हो सकते हैं. किस तरह का वो फीडबैक दे रहा है उस पर डिपेंड करता है. नाउ पॉजिटिव फीडबैक
बल्बो फैसिलिटरी एरिया ऑफ पोन्स के अंदर जाता है पहले, एंड देन इट विल बी डिस्चार्ज थ्रू गामा मोटर डिस्चार्ज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसी तरह से नेगेटिव जो डिस्चार्ज है दैट विल गो थ्रू बल्बो रेटिकुलर एरिया इन मेडुला एंड इट विल पुट ए नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन द गामा मोटर न्यूरॉन। तो भाई गामा मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करना है या उसको रोकना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द these centers, but through the bulboreticulary facilitary area which is in pons, bulboreticulary inhibitory area which is in medulla. Now this will accordingly it will put the influence, stretching of the muscles करना है या relaxing करना है, then activation करना है या deactivation करना है, then contraction or relaxation of muscle. This you must be knowing that cross extension reflex. तो यहाँ पे इंटरन्यूरॉन का रोल दिखाने की कोशिश करिए कि इंटरन्यूरॉन क्या करता है कि एक साइड का अगर आपका पैर जो है वो फ्लेक्स हो रहा है ड्यू टू सम रिस्पॉन्स, तो अदर साइड जो है कैन बी एक्सटेंडेड, क्योंकि अदर साइड का इनिबिट हो जाएगा तो वो एक्सटेंशन में जाता है। तो अलग अलग डिफरेंट पाथवे उसमें क्रिएट होते हैं एंड इट विल बी स्टिमुलस टैप टू द टेंडन अपन करते हैं ना नी रिफ्लेक्स, वही नी रिफ्लेक्स ही है, ठीक है। हम टेंडन पे यहाँ पे टैप कर रहे हैं, रिसेप्टर हैं जो स्पिंडल के अंदर वो स्ट्रेच होंगे, स्ट्रेच होने से क्या होगा, एफरेंट पाथवे एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन, इंटीग्रेटिंग सेंटर पे जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन साइनैप्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, एंड इट विल जनरेट द एफरेंट पाथवे, इंटरन्यूरॉन इनहिबिटिंग द सोमेटिक मोटर न्यूरॉन एंड effector hamstring को करेगा and it will cause the extension of the quadriceps. इसी टाइम पे अगर आप कोलेटरल वाला हुआ जिसके अंदर दोनों साइड में इफेक्ट आता है, तो उसके अंदर दूसरी साइड में फ्लेक्शन दिखेगा आपको, एक साइड में एक्सटेंशन हो रहा है तो दूसरी साइड में आपको फ्लेक्शन दिखेगा, तो उसको बोलते हैं क्रॉस एक्सटेंशन रिस्पॉन्स। दिस इज सिंपल नी जर्क एंड अनदर वन इज क्रॉस एक्सटेंशन रिस्पॉन्स। एक साइड का जैसे आपने किसी भी ऐसी चीज को हाथ लगाया तो आपका हाथ ये ऐसे जाता है, बट दूसरी साइड का हाथ एक्सटेंड हो जाता है सिमिलरली एट द सेम टाइम, दैट इज नोन एज क्रॉस एक्सटेंशन रिस्पॉन्स। पोस्चुरल रिफ्लेक्सेस, द पोस्चुरल रिफ्लेक्स में हैंड पिन एंड बॉडी अपराइट बैलेंस, जो तो रिफ्लेक्स आर्क है, इट विल टेक द सिग्नल्स फ्रॉम द आईज, वेस्टिबुलर अपरेटस, प्रोप्रियोसेप्टर्स, ये सारे के सारे हमारे सिग्नल्स है। बेसिकली हम लोग अब अपन जा रहे हैं कहीं पे, ठीक है, सीधे सीधे चल रहे हैं, अपन जा रहे हैं नाहर, सीधे सीधे चल रहे हैं, ठीक है, सीधे चलते चलते अब नाहरगढ़ के अपन बिल्कुल पास में, अभी चढ़ाई करने का टाइम आ गया, तो वी कैन सी द टेरेन कि दिस टेरेन विल बी गोइंग अपसाइड एंड इट विल बी हैविंग रफ सरफेस, देयर विल बी स्टोन्स एंड सम, तो आईज से आपको पहले ही सिग्नल मिल गया, इन योर बॉडी एंड योर ब्रेन विल स्टार्ट सेंडिंग सिग्नल्स टू द different parts of the body to be prepared for this kind of train. Now when you put your foot, आप चल रहे हो, चलते चलते आपका फुट आ गया किसी स्टोन के ऊपर, तो आपका पैर मुड़ेगा थोड़ा, तो वही सारे सिग्नल्स प्रोप्रियोसेप्शन है, वो प्रोप्रियोसेप्शन सीधा ब्रेन में जाएगा और बॉडी अपना एडजस्ट करेगी इसमें। अगर आप इस तरह से मुड़े हो तो आपका दूसरा साइड का बॉडी इस तरह से उसको करके और फिर आप सीधे, तो इस तरह से बॉडी अपना पोस्चर मैकेनिज्म को मेंटेन करती है। इसी से आईज, अब साथ में वेस्टिबुलर अपरेटस है, चल रहे हैं अपन, पैर अपना आया, प्रोप्रियोसेप्शन हो गया, प्रोप्रियोसेप्शन मतलब पैर मुड़ा अपना, पत्थर पे पैर पड़ेगा तो पैर मुड़ेगा थोड़ा बहुत, तो यहाँ से जॉइंट की पोजीशन चेंज हुई, ब्रेन के पास सिग्नल पहुंच गया, साथ साथ में जैसे आपका मुड़ा तो आपका सर ऐसे हुआ, यू कम इन द पोजिशन ऑफ फॉलिंग, सर ऐसे हुआ, तो जैसे ही सर ऐसे होगा आपका ये एक्सटेंड होने लगेंगे, दिस साइड विल फ्लेक्स and you will regain the posture. So vestibular apparatus, उसके अंदर आपको पता है सेमिलुनर कैनाल्स है, वह सारी जो कि 360 एंगल में अपने बॉडी का पोस्चर मेंटेन करती हैं, सेंस करती हैं बेसिकली, and send to the this afferent alpha motor neuron and this will change the muscle coordination and maintain the posture. Then these same thing is explained, motion sensitivity and body sway.
इसको आइस के थ्रू अपने को आइस का भी मूवमेंट हो जाता है साथ साथ में, अगर बॉडी स्वे होती है तो आइस का भी मूवमेंट हो जाता है, वो सेंस होगा। देन सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर देयर, हेड रोटेशन, एंगुलर एक्सलेरेशन एंड डी एक्सलेरेशन। ये तो हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, वो एक्सलेरेशन और डी एक्सलेरेशन को सेंस करते हैं। बट अगर कोई लीनियर मूवमेंट है तो वो सेंस करेगा हमारा सेक्यूल एंड यूट्रिकल, जो कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस पे कंट्रोल करते हैं। जैसे रोटेटरी मूवमेंट है, आप रोटेट हो रहे हो तो कौन सा स्टिमुलेट होगा? सेमी सर्कुलर कैनाल। सीधे जा रहे हो एक रास्ते के ऊपर बहुत तेज, तो दैट सेक्यूल एंड यूट्रिक। ठीक है, अंडरस्टूड? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू पार्ट्स? व्हाई देयर आर टू पार्ट्स? एक ही से क्यों नहीं कर लिया, है ना? तो ये दो पार्ट का, दोनों का अलग अलग रिलेशन है। यहाँ पे 3 कैनाल्स होती हैं जो कि एक दूसरे से एक 90 डिग्री के एंगल पे होती है तीनों, सेमी सर्कुलर कैनाल, एंड सेक्यूल एंड यूट्रिक फॉर द हॉरिजॉन्टल सेंसेशन ऑफ मूवमेंट, लीनियर मूवमेंट। कैमरा बंद कर ले बेटा, तो बैटरी खराब कर रही है। नाउ विजुअल, वेस्टिबुलर, ये सारे के सारे आएंगे। कंपेयर, सेलेक्ट एंड कंबाइन सेंसेस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ बॉडी पोजीशन। नाउ टाइप ऑफ, यहां तक तो हम स्पेंडल की बात कर रहे थे। नाउ टाइप ऑफ पोस्चरल रिफ्लेक्सेस। स्टैटिक रिफ्लेक्स होते हैं एंड देयर विल बी सम डायनामिक रिफ्लेक्स आल्सो। तो स्टैटिक रिफ्लेक्स, these are elicited by the gravitational pull and involved in subsequent contraction of the muscle. Statokinetic reflex, phasic reflexes elicited by the acceleratory displacement of the body. मतलब आप जो मूवमेंट कर रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कूद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो स्टैटोकाइनेटिक रिफ्लेक्स और फेजिक रिफ्लेक्सेस विल बी elicited. अभी अपन खड़े, मैं खड़ा हूं तो कौन सा रिफ्लेक्स होगा? स्टैटिक। किसके कारण से हो रहा है? हर मसल के ऊपर पुल आ रहा है, पूरी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। नहीं तो मैं उड़ रहा होता अभी हवा पे, 1 मिनट में वहां पहुंच जाता, वो देख लेता वो क्या कर रहा है कोने में। क्या कर रहा है नीचे झुक के? हैं? ए लड़के खड़े, क्या कर रहा है नीचे? क्या सप्लाई दे रहा है भाई तू उसको? ये क्यों नीचे झुका हुआ है इतना? इसलिए बैठते हो तुम पीछे यार, देखो तू भी खेलने के लिए बैठा था पीछे, तो वो होगी तो मैं याद दिला दूंगा ना। यस, व्हाट आर यू डूइंग? तुम्हारे रिफ्लेक्सेस नीचे से आ रहे हैं क्या? बेटा नीचे से ही आते हैं रिफ्लेक्सेस। योर फुट इज द वेरी गुड सेंसर ऑफ रिफ्लेक्सेस। सारे के सारे रिफ्लेक्स इससे आते हैं, फुट से। जैसे आप पैर रखते हो आपको पता चलता है जमीन कैसी है। अगर तुम बहुत टाइम तक बहुत कुशन वाले, कवर वाले, कुशन वाले मोटे मोटे शूज आते हैं ना, वो पहनोगे तो तुम्हारे चलने की आदत खराब हो जाएगी, क्योंकि आपका जो प्रोप्रियोसेप्शन मिलता है ना, फुट को जो प्रोप्रियोसेप्शन मिलता है वो आना बंद हो जाएगा। तो वो बंद हो गया तो आपको सेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। बुलाओ उसको, बुलाओ। क्या सर, क्या समझ रहे हो? हैं? क्लास के बाद मिलना मुझसे, यू विल स्टे हियर, ओके? क्या नाम है तुम्हारा? व्हाट इज योर नेम? यस, हाँ, यश खंडेलवाल। बैठो, अभी बाद में मिलना मुझसे। खड़े हो? हाँ खड़े हो, तू बैठ जा भाई, खड़ा हो। क्या कर रहा था वो? तो तुम्हें सराउंडिंग का सेंस नहीं है, वो डोंट हैव प्रोप्रियोसेप्शन। पीछे कुछ गुदगुदी हो रही थी? यार तुम दोनों का बड़ा चल रहा है एक्सचेंज, साथ ही बैठ जाओ तुम। हैं? क्या चल रहा है भाई?
तुम इसलिए पीछे बैठे थे क्या? उसका इंतजार कर रहे थे वो कब आएगा। बाद में क्लास के बाद मिलना उससे, बैठ जाओ अभी। वो पीछे मत बैठा कर तेरे को। जस्ट द लास्ट स्लाइड। नहीं तो उससे ऊपर गए तो फिर वो ओवर डोज कहीं तो लीथल हो जाएगी डोज। फार्माकोलॉजिकल से आगे चली जाएगी। स्टैटिक रिफ्लेक्स एंड स्टैटोकाइनेटिक रिफ्लेक्स अभी पढ़ा अपन ने। दिस इज काइंड ऑफ डायनामिक रिफ्लेक्स, दिस इज काइंड ऑफ स्टेबल और स्टैटिक रिफ्लेक्स। अभी मैं खड़ा हूं तो सारा जो ग्रेविटेशनल पुल है हर पार्ट पे आ रहा है अलग अलग, उसको सेंस करके नीचे वाले एक्सटेंडेड है ना, और ऊपर वाले फ्लेक्स हैं थोड़ा एक्सटेंडेड, बैक इज ऑलमोस्ट एक्सटेंडेड। तो लोकल स्टैटिक रिफ्लेक्सेस आते हैं इसके अंदर, सेगमेंटल स्टैटिक रिफ्लेक्स एंड जनरल स्टैटिक रिफ्लेक्स। 3 काइंड ऑफ रिफ्लेक्सेस आर देयर। इसी तरह से स्टैटोकाइनेटिक रिफ्लेक्स की बात करें तो हियर आल्सो 3 रिफ्लेक्सेस, वेस्टिबुलर प्लेसिंग रिएक्शन, विजुअल प्लेसिंग रिएक्शन एंड हॉपिंग रिएक्शन। वेस्टिबुलर प्लेसिंग रिएक्शन मतलब कान के अंदर क्या सेंसेशन आएगा, मतलब वेस्टिबुलर ऑर्गन, कान नहीं, वेस्टिबुलर ऑर्गन के अंदर पोजीशन का, दिस इज रिलेटेड टू स्टैटोकाइनेटिक व्हेनेवर यू मूव। सो वेस्टिबुलर ऑर्गन के अंदर क्या सेंसेशन आएगा, उसके हिसाब से क्या बॉडी की पोजीशन होगी, उसको सेंस करके जो रिफ्लेक्स आएगा दैट इज अंडर द वेस्टिबुलर प्लेसिंग रिएक्शन। विजुअल से क्या क्या सिग्नल आ रहे हैं, किस तरह का सरफेस है, जो भी है, तो विजुअल प्लेसिंग रिएक्शन। हॉपिंग रिएक्शन मतलब जो अपन चलते हैं, चलने के कारण से जो पैर पड़ रहा है, जो जॉइंट की पोजीशन है, दैट इज अंडर द हॉपिंग